हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट डीपीपी नंबर 20 आ चुका है क्लास 11th का। ठीक है, प्री रिक्वेस्ट क्लास डीपीपी 19th की सेम लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्री है इसका भी। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी मिल जाएगा। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि पहले आप डीपीपी देखें, उनके क्वेश्चंस ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशंस देखें। आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो देखिए, लेकिन जो भी सॉल्यूशन देखें, ठीक है, लास्ट डीपीपी के टाइम पे भी मैंने बोला था उस सॉल्यूशन को कंप्लीट देखें। हो सकता है मास्टर लास्ट के अंदर कुछ ऐसा बताए जो कहानी में ट्विस्ट ला सकता है उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 20 क्लास 11th। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 और अल्फा बिलोंग्स टू दे रखा है पाई टू 3π/2। नाउ अल्फा बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2 का क्या मतलब होता है बच्चों? पाई टू 3π/2 का मतलब होता है, पाई तो हो गया लेफ्ट हॉरिजेंटल पे, 3π/2 हो गया लोअर वर्टिकल पे। पाई टू 3π/2 मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। और tan की वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव विच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसी ने मेरे को एक बात बोली, इफ़ आई गेट द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। कई बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, है ना, और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं फिर भी उनका आंसर सही हो जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि उन्होंने सही किया है ना। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर tan अल्फ़ा की वैल्यू मुझे पता है तो cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है साहब। आप ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, ट्रायंगल का एक एंगल अल्फ़ा लीजिए, इसे 2 मानिए, इसे 1 मानिए। हालांकि ये अल्फ़ा मानना वैसे लॉजिकली गलत है क्योंकि अल्फ़ा पाई से बड़ा एंगल, बट आप इसे इग्नोर करिए। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पता है ट्रिग्नोमेट्री की, इग्नोर फॉर द टाइम बीइंग दिस अल्फ़ा। इग्नोर फॉर द टाइम बीइंग बोला है, हमेशा के लिए नहीं, है ना। इसको परपेंडिकुलर, इसे अपन ने बेस माना क्योंकि tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से, राइट। ठीक है जी, ठीक। चलिए, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सही यार। तो एक बात बताओ, पंडित बद्री प्रसाद से पूछ के क्या मैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू भी लिख सकता हूँ क्या? लोगों ने बोला बिल्कुल लिख सकते हो सर, ये तो बड़ी सिंपल बात है। ठीक है जी, लिखते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 2/√5। ठीक है, और कॉस अल्फा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/√5। क्लियर है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग बाग पॉजिटिव वैल्यू रख के भी लोगों का आंसर सही आ जाता है और फिर लोग सोचते हैं कि उन्होंने सही किया है, जबकि वो गलत है क्योंकि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया था। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन दोनों ही लेस देन 0 होते हैं। समझ में आ रहा है कि भाई, है ना। अब आपके पास जो वैल्यूज़ आई है, आप इस एक्सप्रेशन यानी कि कॉस अल्फा अपॉन साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा के अंदर रख सकते हैं, बहुत आराम से रखें। चलिए, कॉस अल्फा की जगह -1/√5 रखा ऊपर, नीचे इसका क्यूब यानी कि -8/5√5, फिर माइनस इसका क्यूब -1/5√5। करेक्ट है। ये देखिए माइनस कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, इसलिए प्लस वालों का भी सही आंसर आता है। ये कमाल है इस क्वेश्चन में। 1/√5 ऊपर से नीचे आया, यहाँ 8 + 1 नीचे डिनोमिनेटर बन गया 9 और 5√5 चला गया ऊपर। ये मैनिपुलेशन आपको खुद को आना चाहिए। करेक्ट आंसर इज 5/9। ठीक है, लोगों ने मेरे से पूछा, भीड़ जमा हो गई एक दिन, लोगों ने बोला सर क्या कोई और भी तरीका है या साइन अल्फा कॉस अल्फा निकालने के अलावा और किसी तरीके से नहीं कर सकते? मैंने बोला बिल्कुल है, देयर इज़ एन ऑलिटर टू इट। ऑलिटर बोले तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच। आपको जौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, कॉस अल्फा अपॉन साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा, मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत प्यारी चीज़ मिलेगी। सिंस आई हैव द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, तो मैंने कोशिश करी कि जितने tan क्रिएट कर पाऊँ, नीचे डिनोमिनेटर में से मैंने कॉस क्यूब अल्फा कॉमन निकाला। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ बन जाएगा साइन अपॉन कॉस यानी कि tan क्यूब अल्फा प्लस 1। क्लियर है? चलिए, ऊपर कितना है भैया? कॉस अल्फा। ये कॉस अल्फा से कॉस क्यूब का 1 कटा 2 बचे, ये ऊपर उचकेगा, कॉस ऊपर उचकेगा तो बनेगा सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन
tan क्यूब अल्फा प्लस 1। यदि आप अपने आप से बात करें, थोड़ी सी देर, ज़्यादा देर बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या सेक स्क्वायर अल्फा को tan में बदला जा सकता है? बहुत आराम से। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। कुछ चमका कि नहीं चमका भाई? नाउ द कंप्लीट एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू निकालनी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब अल्फा बन चुका था। tan अल्फा की वैल्यू 2 पता थी, मुझे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था। द आंसर इज़ 5/9। कोई थर्ड क्वाड्रेंट वर्ड क्वाड्रेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दिस इज़ माई आंसर। जिस भी मेथड से करें बट करेक्ट करें। अगर आप फर्स्ट मेथड से भी करते हैं, ये वाला मेथड भी यूज़ करते हैं, ध्यान रखें साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन इज सेइंग द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ओके, नाउ देर इज गिवन टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या टू लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। 9th क्लास में भी आपने देखी होगी, 10th में भी देखी होगी। हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ओके। तो दो एक्स और वाई की लीनियर इक्वेशन है ना। तो पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस देखते हैं। पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमने एक बात लिखी, एनी लीनियर इक्वेशन in x and y represent a straight line। देखो भाई, सबसे पहली चीज, कोई भी लीनियर इक्वेशन x और y के अंदर हो तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे दो दे रखी है, एक को L1 एक को L2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और सपोज करते हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस के साथ दुनिया में क्या क्या हो सकता है। एक, वो दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस, वो दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती है, ओके। तीसरा केस सबसे अच्छा, ये रही दोनों स्ट्रेट लाइन L1 L2, इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट। समझ रहे हैं? अच्छा, एक और अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। व्हेन वी सॉल्व टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्चुअल में होता क्या है, जो इनका सॉल्यूशन निकलता है, क्या निकलता है? सॉल्यूशन, जिसे आप लोग सॉल्यूशन कहते हैं, वो x और y का एक कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। जब आप थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन स्ट्रेट लाइंस को जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई पे प्लॉट करते हैं, हो सकता है आपने 9th और 10th में ये काम किया हो, तो अगर मैं दो स्ट्रेट लाइंस जो सेकंड पोजीशन थी, अगर ये इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, यही वो सॉल्यूशन है, यही वो सॉल्यूशन है। नाउ दिस इज सेकंड सिचुएशन इज द सिचुएशन वेयर वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। कोई दो इक्वेशन अगर मुझे दी हुई हैं एक्स और वाई की, अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि बेसिकली वो जो दोनों इक्वेशन थी वो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ध्यान दीजिए, इफ़ द लाइन इज ऑफ द फॉर्म केस 1, अगर केस 1 की दो लाइनें आपको L1 और L2 दी जाएगी ना, तो आपको उन्हें सॉल्व करके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। और थर्ड वाले केस को देखिए, बेसिकली कॉमन पॉइंट जो होता है ना दोनों लाइंस का, कौन सा पॉइंट? कॉमन। केस 2 के अंदर कॉमन पॉइंट आपको एक नज़र आ रहा है, केस 1 में कॉमन पॉइंट कोई नज़र नहीं आ रहा, जबकि केस 3 में अगर आप देखेंगे तो आपको इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट नज़र आएंगे। कैसे मास्टर? हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा। अबे भाई देख, ये डॉट 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 को देख ध्यान से, ये सारे पॉइंट कॉमन पॉइंट है। इनफैक्ट मैंने तो बहुत दूर दूर बनाए हैं, इनके पास पास में भी और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कि L1 और L2 पे दोनों पे लाया करते हैं। क्लियर है? तो ये वाला जो केस है ना, केस नंबर 3 जो है, ये मेरा इनफिनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बारी आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। हैशटैग
है ना। इन दोनों की इक्वेशन के इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे? व्हेन बोथ द इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट या विल बी सेम, है ना, विल बी सेम। विल बी सेम। कोई भी दो इक्वेशन सेम हो, ध्यान रखना मेरी बात का, तो इनके जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है k+1, दूसरी में है k, यहाँ y का कॉफिशिएंट है पहली में 8, दूसरी में है k+3, यहाँ कांस्टेंट है फर्स्ट में 4k, सेकंड में 3k-। ये जो कॉफिशिएंट्स हैं ये प्रोपोर्शनेट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनेट, यानी कि k+1 मस्ट बी इक्वल k+1 अपॉन k इज इक्वल्स टू वाई का कॉफिशिएंट 8 अपॉन k+3, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को भी कर दो 4k अपॉन 3k-1। क्लियर है? अच्छा जी, इन्हें सॉल्व करके आप एक काम करें, मैं फर्स्ट दोनों को इक्वल सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया साहब, k² प्लस 3k 4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8k। ये बन जाएगा साहब k² माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन्हें सॉल्व करके आएगा k की वैल्यू 1 और 3। ठीक है, तुरंत से एकदम से एक्सेप्ट ना कर लें, पहले सेकंड और थर्ड को इक्वेट करके देखें कि k की वैल्यू 1 और 3 इन्हें सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि इक्वलिटी दोनों होल्ड करनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे सॉल्व करने के बजाय लोगों ने बोला कि जो k की वैल्यूज़ आपने निकाली है इसी को रख के देख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/4, राइट साइड में आ जाएगा भाई साहब 4/2। चलिए साहब, ये तो होल्ड कर रहा है, करेक्ट है ना। चलो अब k की वैल्यू रखते हैं 3, k की वैल्यू 3 रखोगे तो लेफ्ट साइड में बनेगा 8/6, राइट साइड में बनेगा भाई साहब 12/8। 12/8, 4 से काटो 3, 2 इधर काटो 3 से, नहीं 2 से 4/3, सॉरी, लेफ्ट साइड 4/3, राइट साइड 3/2, सॉरी, ये एक्सेप्टेड नहीं है, ओनली 1 ही एक्सेप्टेड है। क्या पूछा है इसने? द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, है ना, यानी कि करेक्ट आंसर इज 1। कमाल हो गया, इट्स अ कोइंसिडेंस, इसकी k की वैल्यू भी 1 है और नंबर ऑफ वैल्यूज भी 1 है। दिस इज अ कोइंसिडेंस, राइट? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझाया आपको, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अगर ये दोनों लाइन की इक्वेशन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि कोइंसिडेंट सिचुएशन होगी, तो उस केस में लाइन की इक्वेशन सेम होनी चाहिए। दोनों इक्वेशन सेम करने के लिए, है ना, ध्यान से दोबारा शब्द पे ध्यान देना, दोनों इक्वेशन सेम करने के लिए कॉफिशिएंट्स जो होते हैं, इनके कॉफिशिएंट्स को इक्वल नहीं किया गया है, प्रोपोर्शनेट किया गया है। क्या किया गया है? प्रोपोर्शनेट। क्लियर है? ओके जनता, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है, गेम से रिलेटेड है, इसलिए आपको थोड़ा और मज़ा आने वाला है। 116 पीपल पार्टिसिपेटेड इन अ नॉकआउट टेनिस टूर्नामेंट। पहले तो आपको नॉकआउट टूर्नामेंट की कंडीशन पता होनी चाहिए। नॉकआउट टूर्नामेंट की कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, जो भी बंदा, ठीक है, एक भी गेम अगर लूज़ करता है, ठीक है, लूज़ मतलब बाहर, सीधे उसे एग्जिट का रास्ता दिखाया जाता है, बस सिंपल। जो हारा बाहर। समझ में आ रहा है? ठीक है। द प्लेयर्स आर पेयर्ड अप इन द फर्स्ट राउंड। भाई साहब, फर्स्ट राउंड कराने के लिए 116 पीपल के पेयर अप किया गया। अब पेयर अप करा जाएगा तो सोचो 58 पेयर्स बनेंगे। समझ में आती है बात? 58 पेयर्स में, पेयर मतलब दो लोग के बने पेयर बनाए गए, है ना। तो ये तो हो गया भैया फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि फर्स्ट राउंड खिलाने के लिए मुझे 58 मैचेस कराने पड़ेंगे। भैया हर पेयर एक मैच खेलेगा ना भाई साहब। यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि 58 लोग एग्जिट करने वाले हैं, जो हारा वो बाहर। समझ में आया नहीं आया? हैं? यानी कि ये भी समझ में आ चुका है कि 58 लोग जीते हैं। तो ये जो लोग हैं ये सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। ये तो हुआ गेम आगे बढ़ने का तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं। द विनर्स टू ऑफ द फर्स्ट राउंड आर पेयर्ड अप इन द सेकंड राउंड। ओके, चलो आगे। इन 58 का फिर से पेयर अप किया गया भाई साहब। अब की बार 29 पेयर बनेंगे। समझ में आना चाहिए,
हैं तो 29 मैचेस होंगे। अगर साइड में हम लोग नंबर ऑफ मैचेस काउंट करते रहे, नंबर ऑफ मैचेस, देख भाई 58 तो हो गए फर्स्ट राउंड के, है ना, फर्स्ट राउंड के। सेकंड राउंड के कितने हो गए भाई साहब? 29 मैचेस हो गए। अब थर्ड राउंड में देखते हैं कितने मैचेस होते हैं। ओके, समझ में आया नहीं आया? अब 29 पेयर, 29 मैचेस, तो 29 विनर्स। तो अब मेरे पास 20 आफ्टर सेकंड राउंड, दिस वाज सेकंड राउंड, आफ्टर सेकंड राउंड मेरे पास हाथ में 29 विनर्स बचे थे। 116 इनिशियली में से 29 विनर्स बचे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एंड सो ऑन टिल द फाइनल इज प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स। लास्ट में सिर्फ 2 प्लेयर्स बचने चाहिए फाइनल खेलने के लिए। ओके, इफ आफ्टर एनी राउंड देर इज एन ऑड नंबर ऑफ प्लेयर्स। ओके, आ गई वो सिचुएशन तो मेरे पास। सेकेंड राउंड के बाद मेरे पास ऑड नंबर ऑफ प्लेयर थे, तो 1 प्लेयर इज गिवन अ बाय। अब बाय का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब ये नहीं होता टाटा कर दिया उसे और उसे बाहर निकाल दिया, ना मुन्ना ना। इसमें से एक भाग्यशाली प्लेयर को अलग किया गया जिसे बाय मिलने वाली है, यानी कि वो थर्ड राउंड खेलने की बजाय, देख अगर 1 प्लेयर हटाया तो बचे कितने? 28 प्लेयर्स बचे कि नहीं बचे? अगले राउंड के लिए फिर से इनकी पेयरिंग होगी तो 14 पेयर्स बनेंगे। कुछ चमका? 14 पेयर्स मतलब 14 मैचेस। थर्ड राउंड में 14 मैचेस हुए। दिस इज माय थर्ड राउंड। ठीक है, तो ये जो एक बाय था ना, बाय, इस बाय का क्या हुआ? ये 14 पेयर में से जो 14 विनर मिलेंगे, कितने विनर हुए? जितने मैच उतने विनर। यार सीधी सी बात, इस बाय को यहाँ चांस दिया गया कि तू यहाँ पे आ सकता है +1 करने के लिए, समझना। लेकिन यहाँ +1 आके ना यहाँ का इक्वेशन और बिगाड़ देगा। भाई तुम्हारे पास 14 विनर है ना। गेम देखते रहे ना, साइड में सारे काउंट कर रहे हैं, 14 तक काउंट कर लिए, ठीक है। अच्छा जी, जो 14 विनर्स हैं इसमें अगर इस बाय वाले आदमी को, जिसको यहाँ बाय मिला था ना ऊपर, समझ में आ रहा है ना, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये 15 कर देगा, फिर से गड़बड़ कर देगा। तो इस बाय वाले को बोला कोई बात नहीं, तेरा अगली बार नंबर आएगा डायरेक्ट। सोच लो कितना किस्मत वाला है, बिना खेले ही इसको बाय मिलता जा रहा है। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, काम की बात पे आते हैं। इन 14 का आगे 7 पेयर होगा। 7 पेयर मतलब 7 मैचेस, यानी कि फोर्थ राउंड में जाके हुए 7 मैचेस। कितने? 7 मैचेस। कुछ चमक रहा है नहीं चमक रहा? 7 मैचेस मतलब 7 विनर्स, है ना। फिर हमें इस बाय वाले की याद आई, तू भी आ जा भैया, तू भी आ जा। +1 करने के बाद कितने हो गए? 8 विनर्स हो गए। मतलब 8 प्लेयर बोल लो, विनर बोलना तो गलत बात है क्योंकि एक तो बाय बाय करके आ रहा था सही है, चलो खैर कोई नहीं। कुल मिला के यहाँ पे 8 प्लेयर्स, ठीक है। 7 तक का हम गिन चुके हैं भैया, 4 राउंड हो चुके हैं अभी तक मैचेस के। एनीवेज कितने लोग हैं हमारे पास? 8। 4 पेयर बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? 4 पेयर मतलब 4 मैचेस हैं, 4 मैचेस। तो भैया फिफ्थ राउंड में जाके 4 मैचेस हुए। फिर इन 4 मैचेस के 2 पेयर, 4 प्लेयर आएंगे ना, 4 विनर आएंगे। फिर इनके 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर मतलब 2 मैचेस। तो सिक्स्थ राउंड में जाके हुए 2 मैचेस। 2 मैचेस मतलब हुआ 2 विनर्स। कुछ समझ में आ रहा है? 2 विनर्स मतलब हुआ लास्ट मैच, यानी कि फाइनल। इस फाइनल को भी काउंट करना है बेटा, अगर ये फाइनल भूल गए ना तो सॉरी हो जाएगा। इन्हें जोड़ लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो नीचे से जोड़ता हूँ। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 14, 14 14 28, 28 और 29 इज 50, कितना हुआ 7। 57 and 58 is 115. 115 matches are required to get a final winner. एक फाइनल विनर लेने के लिए 116 लोगों का एक नॉकआउट टेनिस टूर्नामेंट कराने के लिए आपको 115 मैचेस कराने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? 115 मैचेस। सो फाइनल करेक्ट आंसर इज आगरा ए। हैं मास्टर, क्या कोई और तरीके से सोच सकते हैं इसको? हमने बोला बिल्कुल सोच सकते हैं। देयर इज एन ऑलिटर अप्रोच associated with this question, a very interesting ऑलिटर approach, very interesting. What was that? Listen very very carefully, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारी चीज़ है। टोटल कितने प्लेयर्स थे? 116। ठीक है, इसे बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आई हैव 116 प्लेयर्स और एक नॉकआउट टेनिस टूर्नामेंट कराना है। नॉकआउट, द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज द टेनिस टूर्नामेंट इज द नॉकआउट, यानी जो हारा वो बाहर। ठीक है,
116 प्लेयर्स में से अगर आपको नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है तो गेम ये है कि लास्ट में एक विनर बचेगा। समझना, बहुत ही प्यार, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। देयर विल बी वन विनर, वन विनर्स क्या होता है, वन विनर एंड 115 लूजर्स। मानते हो नहीं मानते हो? 115 लूजर्स। सोच के देखो, हर गेम में जो बंदा हार रहा है अगर आप उसे बाहर निकाल रहे हो तो 115 लूजर्स बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको 115 मैचेस खिलाने पड़ेंगे। द गेम इज ओवर एंड दिस इज योर आंसर। माइंड माई वर्ड्स, ठीक है? मेरे वर्ड्स बहुत कीमती हैं भाई साहब, पीजी सर के वर्ड्स। ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये मेरा एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग प्रोसेस था कि 116 प्लेयर्स का अगर नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है और एक विनर चूज़ करना है तो 115 लोगों को हारना पड़ेगा। ठीक है, हर हारने वाले बंदे को अगर हर मैच से निकाला जा रहा है तो 115 लोगों को हराने के लिए 115 मैचेस का खिलाया जाना कंपलसरी है। क्लियर है यार मास्टर? इस हिसाब से तो इससे ज़्यादा मैचेस, अरे यार हर मैच में से अगर हारने वाला बाहर निकल रहा है तो 115 से ज़्यादा तो मैच आप करा ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? सो दिस इज हाउ, दैट इज हाउ ऑल्सो वी कैन गेट डायरेक्ट आंसर आगरा। ठीक है, इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है देखने में, फोटो भी साइड में दी हुई है। क्या कह रहा है भैया? पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ठीक है साहब, तो इसकी साइड ऐसे ए मान लेते हैं। अक्सर आदत है हमें ए मानने की साइड स्क्वायर की, ठीक है। चलिए साहब, सूरत राजस्थान एस आर इज द टेंजेंट एट पॉइंट एस, ओके, टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। अच्छा, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। रेडियस और टेंजेंट जो होती है वो 90 डिग्री बनाती है, खटाक से 90 डिग्री बनाती है, ओके। एंड टी आर इज इक्वल टू ओ एस। अच्छा, दिस साइड लेंथ इज इक्वल टू दिस लाइन। ओ नो 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 नो, हाँ दिस एक ही बात है, ओ एस और ओ टी तो रेडियस है ना, ठीक है। चलिए, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, भैया एरिया ऑफ द सर्कल मेरे हिसाब से होगा पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आर मान रहे हैं तो, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अच्छा एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकालना है। तो अगर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिल गया, देख पाई तो पाई रहेगा, अगर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैसे आएगा, लेट्स सी। देख भाई, इसको रेडियस को आर मान लिया, ये भी आर, ये भी आर, तो जो हाइपोटेनस हो गया वो तो मेरे हिसाब से 2r हो गया, ओके। ये वाली लेंथ ओ एस जो दे रखी है वो आर है, जो एस आर है वो तो स्क्वायर की साइड है तो ए हो गई, तो ये तो पाइथागोरस लग गया भाई साहब। ट्राइंगल एस ओ आर, स्टेटमेंट ऑफ रुड़की जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? तो 3r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको इधर ले आए। आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू तो मिल गई मुझे 1/3। अगर इस वैल्यू को यहाँ रख दिया जाएगा तो आई शुड गेट द आंसर पाई/3। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? दिस इज माई आंसर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इट शुड बी क्लियर, इट वॉज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए, द 2 लेग्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल मैंने आपके लिए बना रखा है, ए बी सी, इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं। ए पे राइट एंगल माना गया है, लेग्स का मतलब होता है ए बी और ए सी, ये राइट एंगल के लेग्स कहलाते हैं, और ये जो सबसे बड़ी साइड है इसे हाइपोटेनस बोला जाता है। तो राइट एंगल के मेरे को लेग्स की लेंथ दे रखी थी। रिडक्शन फॉर्मूले का बहुत ही सिंपल सा यूज़ है, साइन 3π/2 माइनस थीटा, साइड में क्वाड्रेंट बना देता हूँ आपके लिए, ये 3π/2 है, 3π/2 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। सो साइन शुड बी नेगेटिव एंड साइन चेंजेस टू कॉस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो बन गया पहला वाला, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉस थीटा माइनस कॉस 3π/2 माइनस थीटा, अगेन इन थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस भी नेगेटिव, कॉस चेंजेस टू साइन, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके। पाइथागोरस का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ऐड कर दो साहब, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वैसे तो डायरेक्टली 1 माइनस साइन 2 थीटा कई बच्चों को याद रहता है, बहुत ही अच्छी बात है।
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं भी याद है तो आप साइड में करके देखिए, खुद से करके देखिए, बहुत सिंपल है, मैं नहीं कराऊंगा। दिस इज़ 1 प्लस साइन 2 थीटा, कुछ तो कैंसिल होने की आवाज़ आई भाई साहब, ये कौन, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड दिस शुड बी माई आंसर विच इज़ इन कैलकाटा। सो कैलकाटा इज आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू मेरे को निकालनी है, और एफ ऑफ एक्स बहुत ही गंदा सा दिख रहा है दिखने में, है ना। देन फॉर ऑल द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी गई है। फाइन, यहाँ पे सबसे पहले रिडक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, साइन 3π/2 माइनस एक्स। देख भैया, मुझे ये तो पता है कि 3π/2 जो है वर्टिकल लाइन पे आता है, वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते वक्त साइन चेंजेस इनटू कॉस, या तो प्लस कॉस एक्स आएगा या माइनस कॉस एक्स आएगा, लेकिन ध्यान दो पावर 4 है, जब इवन पावर है तो प्लस का कॉस आए चाहे माइनस का कॉस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो बन गया कॉस पावर 4x, क्लियर है। सेम केस साइन ऑफ 3π प्लस थीटा, नो दिस इज 3π लेफ्ट हॉरिजेंटल, हालांकि 3π प्लस एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, आई एग्री, तो साइन जो होगा वो माइनस साइन एक्स बनेगा, बट अगेन द पावर इज 4 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे साइन पावर एक्स प्लस कॉस पावर एक्स लिखा जा सकता है, करेक्ट है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, -2 टाइम्स अगेन साइन 90 प्लस एक्स, प्लस आया चाहे माइनस आए, पावर 6 है रे, इवन पावर है तो उसकी प्लस माइनस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, साइन 5π, तो साइन रिमेन साइन पावर 6x। हमेशा 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 इस बात को ध्यान रखें, जब भी आपको कॉस पावर 4 और साइन पावर 4 दिख रहा है तो आप कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, अरे वही तो लिखा है भाई, हैं। यहाँ पे देखो, दिस कैन बी रीड एज ए क्यूब, दिस कैन बी रीड एज बी क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, कोई मना नहीं कर सकता मेरे को, करेक्ट है क्या। चलो लिखते हैं, ए की जगह कॉस स्क्वायर, बी की जगह साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दिस इज इट। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज एक्चुअली 1, चमक रहा है क्या है। इस 3 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू -2 इज़ -6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नाइस, -2 इंटू 1 इज़ 2, -2 प्लस हो गया अगला 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, गॉन, 3 - 2 इज़ 1, तो 1 इज़ माई आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कैलकाटा, कैलकाटा इज़ माई करेक्ट आंसर, क्लियर है। थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा अगर आप ध्यान से रिडक्शन फॉर्मूले पे थोड़ा स्ट्रेस देते, प्लस माइनस की चिंता इसलिए नहीं करनी क्योंकि सारी पावर्स इवन है, इस वाली चीज़ पे मैंने इसके अंदर स्ट्रेस दिया, थोड़ा ध्यान दें, क्लियर। ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने थोड़ी सी फ़ोटो जो है वो थोड़ी खूबसूरत बनाई है, आपको भी लग रहा होगा, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है यार। चलिए खैर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड रेगुलर हेक्सागन हैव द सेम पैरीमीटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। फाइन, अच्छा इनके एरियाज का रेशियो निकालना है, दोनों की पैरीमीटर सेम है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन जो है इसकी साइड लेंथ ए मान लेते हैं, तो इसकी जो पैरीमीटर होगी वो 6a हो जाएगी, करेक्ट है। चलिए 6a ही इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी है, ओके। तो एक काम करते हैं, अगर इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की पैरीमीटर भी 6 से बनानी, बट साइड तो 3 ही है ना, तो इसकी साइड लेंथ जो है वो 2a मान लेते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। इस तरीके से मैंने इसकी पैरीमीटर ऑटोमेटिकली 6 से कर ली, है ना। अब क्वेश्चन बेहद सिंपल है, कैसे, देख भैया, इक्विलेटरल की साइड लेंथ जो होती है ना, उसका √3/4 टाइम्स उसकी साइड लेंथ का जो स्क्वायर है, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए रेगुलर हेक्सागन की तरफ, अगर मैं इनको मिला देता हूँ
तो ये जो ट्राइंगल बनते हैं ना चुटके चुटके, ये सब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। और इन सब की जो लेंथ है वो एक जो क्या बनाया अपन ने, ये हेक्सागन, इसकी जो साइड लेंथ है इसके बराबर ही इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ होती है। तो इनमें कितने ऐसे ट्राइंगल बनेंगे, कितने ट्राइंगल बनेंगे? 6 दिख रहे हैं मेरे को तो भाई साहब। कितने दिख रहे हैं? 6, जिनकी साइड लेंथ्स क्या है? ए 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो हेक्सागन है इसका जो एरिया हुआ कितना हुआ भैया? 6 टाइम्स √3/4 इंटू A²। समझ में आया? अब रेशियो किसका पूछा? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अपॉन हेक्सागन, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अपॉन हेक्सागन के एरियाज का रेशियो लिया, एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस। तो ऊपर आया भैया √3/4 4A², नीचे आया 6 टाइम्स √3/4 इंटू A² कैंसिल, √3/4 कैंसिल, 4/6 यानी कि 2/3 इज़ माई फाइनल आंसर। क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा फोटो मैंने थोड़ा पैशनेट तरीके से बनाया था। ठीक है, सिंपल है, इजी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। मैं इसमें LHS से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, LHS में tan³ थीटा को मैंने tan³ थीटा ही रहने दिया। नीचे 1 + tan² थीटा विच इज़ वेल नोन टू ऑल ऑफ यू, दिस शुड बी sec² थीटा। सेकेंड टर्म cot³ थीटा, नीचे 1 + cot² थीटा वैन विच कैन बी रिटन एज cosec² थीटा। राइट, चलिए बचपन वाले मास्टर की बात दोहराते हैं बेटा, जब कुछ ना समझ में आए तो सब कुछ साइन कॉस में बदल दो। tan को लिखोगे साइन अपॉन कॉस, क्यूब है इसलिए sin³ अपॉन cos³। sec² को क्या लिखोगे? 1 अपॉन cos², ऊपर जाके cos² थीटा बन जाएगा। करेक्ट है। चल दूसरा बदल, cos³ थीटा अपॉन sin³ थीटा, ये तो लिखा हमने cot³ थीटा की जगह। नीचे cosec² थीटा, ऊपर उचक के चला गया sin² थीटा। कुछ तो कटने की आवाज़ आ रही होगी यार, खचैक 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 खचैक। एलसीएम देख, एलसीएम देख, एलसीएम आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उन दिनों में बहुत खुश था क्योंकि RHS का डिनोमिनेटर भी साइन थीटा कॉस थीटा नज़र आ रहा था। करेक्ट है। ये साइन थीटा उचक के इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बनाएगा साइन पावर 4 थीटा, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा कॉस पावर 4 थीटा। ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू गेट साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, वी कैन राइट sin² प्लस cos² का होल स्क्वायर माइनस 2 sin² cos² अपॉन साइन इंटू कॉस। नाउ sin² प्लस cos² इज 1। कुछ आ रहा है समझ में? 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। दिस इज नथिंग बट RHS एंड दिस इज व्हाट वी कॉल हैंस प्रूव्ड, या फिर होपो प्यार से HOPO, सो वी कॉल इट होपो। फाइन, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है ये 9th 10th टाइप का क्वेश्चन है ना, बट आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो हम थोड़ी मैच्योरिटी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैच्योरिटी से कैसे सॉल्व करें? अब पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3, एक 3rd डिग्री का जो पॉलिनोमियल है इसे बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जब मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल मानने को बोला जाता है तो मैं मानता हूँ AX³ + BX² + CX + D। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में और चीज़ें दी थी विच वैनिशेज व्हेन x = 1। वैनिश का मतलब होता है वैल्यू ज़ीरो होना। क्या? ज़ीरो होना। व्हेन x = 1 एंड x = -2। कोई पॉलिनोमियल x = 1 पर यदि ज़ीरो होता है तो उसका एक फैक्टर x - 1 है। कोई पॉलिनोमियल अगर x - 2 x = -2 पे ज़ीरो होता है तो उसका एक फैक्टर x + 2 है। तो इसके दो फैक्टर तो मिल गए। ध्यान से सुने, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर हो सकते हैं जिसमें से 2 फैक्टर तो मुझे मिल चुके हैं। थोड़ी देर के लिए इसे y मान लेते हैं। तो मैं जो अपना y क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसे अब लिख सकता हूँ क्या? x - 1 और x + 2 तो मिल चुका है। तीसरा फैक्टर x - अल्फ़ा मान लेते हैं, मुझे पता नहीं है तीसरा क्या है ना। और एक मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x³। ध्यान से सुने, कोफिशिएंट ऑफ x³ मैं 1 तो नहीं मान सकता डायरेक्टली, यहाँ मैंने a माना है तो मैंने a ले लिया x³ के कोफिशिएंट को मैच कराने के लिए। अभी मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंप्लीट होने में 2 अननोन बाकी थे, एक a और एक अल्फ़ा।
और इसके लिए क्वेश्चन वाले ने मेरे को ऑलरेडी दो कंडीशन दे रखी है, एंड हैज़ द वैल्यू 4 एंड 28। जब x की जगह -1 और 2 रखा जाएगा, कुछ समझ में आया? तो x की जगह अगर -1 रखा जाए, रखें a टाइम्स, इधर रखो, -2 वेरी गुड, इधर रखिए, +1 वेरी गुड, इधर रखिए, -1 माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू में क्या वैल्यू आनी चाहिए थी? 4 आनी चाहिए, तो 4 इम्प्लाइज। सब काटा पीटी के बाद इस माइनस का इस माइनस के साथ सेटलमेंट हो गया। a टाइम्स 1 प्लस एल्फा इज इक्वल्स टू 2 से 4 कटेगा 2। ये बन गया रिश्ता नंबर 1। a और अल्फा की एक कंडीशन मिल गई। समझ में आ रहा है क्या? चलिए जी कलर चेंज करते हैं। y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 कैसे निकलेगी भाई साहब? a की जगह तो a ही रहेगा, यहाँ x की जगह 2 डालो 1 बना, यहाँ x की जगह 2 डालो 4 बना, यहाँ x की जगह 2 डालो 2 माइनस एल्फा बना। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है भाई साहब? 28 है। कुछ चमक रहा है? चलिए जी, ये 4 से गया 7, यहाँ से दूसरा रिश्ता आया a टाइम्स 2 माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू 7। दिस इज रिलेशन नंबर 2। a और अल्फा में दो रिश्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे, मैंने इन्हें सिंपली डिवाइड कर दिया। यार डिवाइड का कैसे सोचा आपने? ए एक कटता हुआ नज़र आ रहा था, तो 1 प्लस एल्फा अपॉन 2 माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू 2/7। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7 प्लस 7 एल्फा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 एल्फा। सो दिस इज नथिंग बट 9 एल्फा इज इक्वल्स टू 7, 4 माइनस 7 माइनस 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से बहुत ही गंदी आई है, आई एग्री, और वो है -1/3। इतनी भी सूगली नहीं है, ठीक है, मैनेजेबल है। अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट वाले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 रखा तो 1 - 1/3 इज इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू मुझे 3 आती हुई नज़र आ रही है। अब चूंकि मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी थी तो ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, इस जगह पे मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, यहाँ पे a की जगह 3 रखता हूँ, x - 1 एक फैक्टर है, x + 2 एक और है, तीसरा फैक्टर x + 1/3 आ चुका था। इस 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरी क्यूबिक x - 1 x + 2 और 3x + 1 जैसी दिखेगी, जो कि दिखने में इतनी भी बदसूरत नहीं लग रही है, काफ़ी अच्छी है। दिस इज़ माई क्यूबिक। क्लियर है? आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, हो सकता है आंसर मल्टीप्लाई करके लिखा हो। फाइन। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये क्या बोल रही है ये सुनते हैं पहले, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ कॉमन इंटरनल टेंजेंट टू 2 सर्कल्स इज 7 और कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट 11 है, ठीक है। कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। तो दोनों सर्कल्स की रेडियाई एक काम करते हैं, R1 और R2 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि R1 × R2 निकालना है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मेरे को समझ में आ गई, ठीक है। ये जो फिगर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत से सर्कल आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे, 4 दिखाई दे रहे हैं, वो 2 सिचुएशन है अलग अलग। तो ये जो 2 नॉन टचिंग मैंने सर्कल बनाए हैं, इनको छूने वाली कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल को टच करे, ठीक है। तो 2 सिचुएशन बना रखी है, हालांकि अगर आप टोटल टेंजेंट्स बनाएंगे तो 4 बना पाएंगे, है ना। पॉइंटर को ध्यान से देखिए, एक टेंजेंट में सिमेट्रिकली इस तरीके से यहाँ पे, और दूसरी वाले केस में इस तरीके से यहाँ बना सकता था। टोटल 4 होंगी, लेकिन मैंने सिर्फ एक एक ही बनाई है, दोनों तरीके की, ठीक है। फिगर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, आई होप, कि कौन सी इंटरनल कॉमन टेंजेंट है और कौन सी एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है। फिर भी मैं आपके लिए नाम लिख देता हूँ। दिस इज इंटरनल कॉमन टेंजेंट विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज ICT इन शॉर्ट। दिस इज ECT एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। सर्कल नाम के चैप्टर में वैसे ये थियोरेटिकली कवर किया जाता है, बट आप ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी 11th क्लास के अंदर दे दिया जाता है। अब इनकी लेंथ का क्या मतलब होता है, इनके मायने क्या है लेंथ का। इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ध्यान से देखें पहले फिगर पे, P और Q अगर इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को माना जाए तो P और Q की जो बीच की लेंथ है वो 7 दी हुई है। समझ में आ रही है बात? वो 7 दी हुई है, ठीक है साहब। तो मैंने क्या किया, पहले सर्कल जिसका सेंटर मैं C1 मान रहा हूँ, इसको P से मिलाया,
ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री पे मिलेगा, ठीक है। इसकी रेडियस को मैंने R1 माना है, दूसरे छोटे वाले सर्कल के सेंटर को C2 मान लेते हैं। इसे अगर Q से मिलाएंगे ये भी 90 डिग्री मिलेगा और ये R2 होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक। अगर सर्कल गिवन है तो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए हम लोग D मान लेते हैं, है ना, और ये एक गिवन डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। चलिए साहब जनता ध्यान से देखें, मैंने क्या किया, सॉल्व करने के लिए मैंने C2Q लाइन को एक्सटेंड किया, C2Q लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, और इस पे C1 से एक परपेंडिकुलर गिराया, क्या गिराया, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक बात बहुत ध्यान से देखें, है ना, पॉइंटर पे ध्यान दें, C1 P Q और ये जो परपेंडिकुलर गिराया इसे थोड़ी देर के लिए M मान लेते हैं। तो C1 P Q और M जो है वो एक रेक्टेंगल है। मास्टर तूने कैसे बताया, सुनो, ये तो टेंजेंट और उसके बीच का रेडियस का ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा ही, है ना, ये भी 90 है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर गिराया, तो जो चौथा एंगल है वो भी 90 होगा, 100% मजबूरी। एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल अगर 90 हो गए तो चौथे को तो 90 होना पड़ेगा ना भाई। तो अगर C1P R है तो सोचो Q और M क्या होगा, Q और M के बीच की डिस्टेंस ये भी R1 होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा यार? अच्छा तो अब देख मेरी बात ध्यान से, क्या C2 मंकी के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 हो गई क्या? बिल्कुल हो गई जी, है ना। क्या C1 मंकी के बीच की डिस्टेंस भाई PQ के बराबर होगी, और PQ क्या है, लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट, जो कि 7 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, हैं, पॉइंटर पे ध्यान दें, C1 C2 और मंकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, जिसके हाइपोटेनस की लेंथ जो है वो C1 C2 के बीच की, जिसको मैं D मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, करेक्ट है। तो क्या एक रिलेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। आई होप बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है मैंने, बहुत ही सिंपली लिख लिया, स्टेटमेंट नंबर मतलब रिश्ता नंबर 1 बन गया, ठीक है, बहुत ही सुंदर से फिगर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले फोटो की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट आपका इंतजार कर रही थी, और इस एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है, अगेन इनकी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इनके बीच की डिस्टेंस, ओके। चलिए साहब, अगर बड़े सर्कल के सेंटर C1 को यदि आगरा से मिलाया जाएगा तो ये 90 डिग्री पे मिलेगा। छोटे सर्कल का सेंटर C2 को यदि बॉम्बे से मिलाया जाएगा तो ये भी 90 डिग्री पे मिलेगा। एक बार इनकी रेडियस R1 और R2 मान लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, सेम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए मैंने C2 से एक परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है, जो कि किसी पॉइंट N पे मिल रहा था। अगेन आगरा, नलायक, कैलकाटा 2 और बॉम्बे एक रेक्टेंगल है। अगर ये R2 है तो उसके सामने वाली साइड R2 होगी। इसकी साइड लेंथ अगर 11 दे रखी है तो ये भी 11 होगा। बात को समझिएगा, है ना। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये लेंथ अगर R2 है तो ये जो छोटी लेंथ बची है ये मॉड ऑफ R1 माइनस R2 होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, इसलिए मैंने इस लेंथ को मॉड R1 माइनस R2 लिखा है। अगर आप सिर्फ R1 माइनस R2 लिखते तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं बहुत बारीक चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, मुझे एक्चुअल में नहीं पता है कि R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, इसलिए मैंने मॉड लगाया, सो दैट ये लेंथ मुझे पॉजिटिव मिले। दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मैंने D माना था। पॉइंटर देखें ध्यान से, C1 C2 और नलायक यानी कि N एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी तीनों साइड, एक D है हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर और बेस को 11 और मॉड R1 माइनस R2 मान लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ फिर से, इस बार D स्क्वायर बराबर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर यानी कि 121। रिश्ता नंबर आ गया 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब एक काम करते हैं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा करने से D स्क्वायर कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा था, ठीक है। तो एक साइड तो बन गया 0, 49 माइनस 121, है ना, प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अभी तो पूरा लिख दिया मैंने, है ना। इनके स्क्वायर्स को जब आप खोलेंगे तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर तो कट जाएंगे दोनों साइड से,
इधर बचेगा 2r1r2 पॉजिटिव का, इधर बचेगा माइनस का 2r1r2 विद नेगेटिव साइन। ये दोनों जुड़ जाएंगे, कुछ समझ में आ रहा है? ये बन गया भाई साहब 4r1r2। ये इज इक्वस टू में 121 माइनस 49, तो 121 में से 49 सब्ट्रैक्ट करना है, समझ रहे हैं आप? तो 20 कितना हो गया भाई साहब? 21 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 20 सब्ट्रैक्ट करो 80, फिर 8 सब्ट्रैक्ट करो 72 बचा भाई साहब। तो R1 R2 की जो वैल्यू है वो मेरे हिसाब से 3618 आई भैया। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ भाई साहब 18 इज़ माई आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो ये फ़ोटो बनाओ आंसर पाओ सेगमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा हुआ है ना। फ़ोटो बनाइए बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आपको दिख रही होगी, है ना। उसके बाद हमने ये दो रिलेशन लिखे, इन दो रिलेशन को सब्ट्रैक्ट करते ही 4r1 r2 की वैल्यू मिल गई, तो r1 r2 की वैल्यू मिल गई जो कि क्वेश्चन चाहता था। तो माई आंसर इज़ 18। क्लियर? दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना। क्यों ये इंटरेस्टिंग है मैं पूरा समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। प्रूव दैट दिस इज़ अ प्राइम ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल। मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा x नेचुरल नंबर का हो सकता है जिसके लिए x पावर 4 + 4 टाइप का जो नंबर है वो प्राइम होगा। तो आपको प्रूव करना है कि सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, प्राइम नंबर का ना एक खास बात है, क्या? कोई भी जो प्राइम नंबर होगा इसके दुनिया में फैक्टर के नाम पे सिर्फ दो ही होंगे, एक प्राइम और एक द नंबर इटसेल्फ, खुद ही, मतलब 1 × प्राइम ही बनेगा वो। ठीक है, तो अगर मैं x पावर 4 + 4 को फैक्टराइज कर लूँ तो एक की वैल्यू को 1 के बराबर कर दूंगा। अगर दूसरा फैक्टर किसी प्राइम नंबर के बराबर आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो सॉरी। ओके, चलिए, तो मेन मुद्दा जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो सिर्फ ये है कि क्या मैं x⁴ + 4 को फैक्टराइज कर सकता हूँ। मैंने बोला यस। जब भी आपको दी गई बाई क्वाड्रेटिक, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको दी गई बाई क्वाड्रेटिक में सिर्फ x की इवन पार्ट्स हैं, सिर्फ x की इवन पार्ट्स हैं, तो मैं उसे फैक्टराइज कर सकता हूं। समझ रहे हैं किस तरीके से? इसमें से x² ज़बरदस्ती कॉमन लीजिए, तो ये x² + 4/x² बनेगा, विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर x + 2/x का होल स्क्वायर। मैं इसे बहुत आसानी से x + 2/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा चलिए देखो जरा ध्यान से मेरी बात सुने। x + 2/x का होल स्क्वायर, a² ये रहा, b² ये रहा, +2ab भी तो आता है भाई साहब। +2ab इस केस के अंदर ध्यान से देखो 4 है तो -4 करना पड़ेगा। अब ये जो टर्म मैंने लिखी है दिस इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दिस, मानो चाहे मत मानो, स्क्वायर खोल के देख लो, चाहे जैसी इच्छा हो। ठीक है, एनीवेज इस वाले टर्म को ध्यान से देखिए, दिस इज एलिफेंट स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2², तो ये समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, है ना। क्या होता है भैया a² - b², a + b × a - b। कुछ समझ में आया? अगर यहाँ पे इस x को एलसीएम ले लिया जाए तो ये x और x मल्टीप्लाई होकर x² बनेंगे, जो कि बाहर वाले से कट जाएंगे, तो अंदर बनेगा x² + 2x + 2, दूसरा बनेगा x² - 2x + 2। क्लियर है? चलिए, बहुत लॉजिकल सी बात बताता हूँ मैं आपको, एक बहुत ही $1 मिलियन चीज़ बता रहा हूँ। वैसे इन दोनों फैक्टर में से दूसरा फैक्टर छोटा होगा, क्योंकि अगर x नेचुरल है तो पक्की बात है ये छोटा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ सारे प्लस हैं। तो जो छोटा वाला फैक्टर है अगर इसकी वैल्यू 1 मान ली जाए, x² - 2x + 2 = 1 मान लिया जाए, तो यहाँ से एक x की वैल्यू निकलती है 1, और इस x की वैल्यू 1 को अगर मैं पहले में रखता हूँ तो ये बनता है 1 + 2 + 2 विच इज़ 5। ध्यान से देखिए, एक फैक्टर की वैल्यू 1 रखने पे दूसरा आया 5 विच इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। और 1 की वैल्यू अगर आप ओरिजिनल में रखोगे तो वो बनेगा 5 विच इज़ अ प्राइम नंबर। तो x = 1 के लिए ये नंबर प्राइम है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसके लिए ये एक प्राइम नंबर हो, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने हैं। इससे ज़्यादा आप इसके फैक्टर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अफसोस मगर सत्य, इन दोनों क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। और वैसे भी आपको अगर प्राइम बनाना है तो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होने चाहिए थे, 2 से ज़्यादा तो पॉसिबल भी नहीं है।
क्लियर है? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत, उम्दा, और प्रूफ और भी बेहतर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के साथ हमने डीपीपी नंबर 20 भी ख़त्म किया। आई होप यू हैव लाइक द सॉल्यूशन। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी निश्चित रूप से, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। लाइक करें इस वीडियो को डेफिनेटली और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ। जो भी बच्चा 11th में है और जेई 2022 के लिए एस्पायर है, ठीक है, उसके साथ डेफिनेटली शेयर करिए। इनफैक्ट 2021 वाले भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनकी 11 थोड़ी सी वीक रह गई थी, उनके साथ हमारे सारे डीपीपीज़ के सॉल्यूशन आने वाले हैं, डीपीपीज़ भी आने वाले हैं, ठीक है, हमारे इसी चैनल extraclass.com के ऊपर, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ठीक है, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। आपका जितना प्यार हमें मिलेगा, हम आपके लिए उतनी नई से नई डेफिनेटली चीज़ें लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी 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 मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया लगा। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।